अभी इसको मैं ऐसे बोलूँगी, इसको पॉजिटिव नोट पे बोलूँ, आजकल का सिनेरियो काफ़ी बदल गया है और टेक्नोलॉजी आ गई है, जेन ज़ी जनरेशन है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो इसकी सार्थकता, इसकी प्रासंगिकता बदल गई है फॉर द टाइम बिंग। सो लेट अस एक्सेप्ट दिस कि अभी यहाँ डाउन से स्टार्ट करके वो ऊपर देखना, वो मुझे मतलब रोमांच देता है। अगर वो मेरे शिष्य जो भी उतने ही पारंगत है टेक्निकली, उनको जब आज आप परफॉर्मेंस देखेंगे आपको दिखाई देगा कितना उनका इसमें परिश्रम है, कितनी लगन। लेकिन यही चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अभी वो वाली लगन, वो वाली शामिल नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति के साथ अपनी कला, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन अगर अपनी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो यह उतना आसान भी हो जाता है। भारत विक्रम श्रृंखला संवाद में आज की हमारी विशेष अतिथि हैं ऐसी ही एक कला साधक जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के साथ अपनी कला को संरक्षित रखा। आज की श्रृंखला संवाद में हम स्वागत करते हैं संगीता शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि बाल्यकाल से या उसके बाद आपकी कला की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर मैं इसको पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो स्मरण सोचती हूँ, तो मुझे लगता है मैं शायद जब अपनी माँ के गर्भ में थी जी। तो माँ कभी कभी संस्मरण बताती थी बचपन में कि उनको लगता था कि जैसे कि मैं अंदर से कुछ कूद रही हूँ, जंप कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ। शुरू से उनको अच्छी सी फीलिंग आती थी कि उनको खुद भी डांस करने का मन करता था, विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी इनिशिएशन। तब से लेके मुझे लगता है कि मेरा जो शुरू हुआ है वो गर्भ से ही हुआ। और नृत्य मुझे हमेशा एक अभिव्यक्ति देता था, आज़ादी की, एक्सप्रेशन की, अपने आप को जानने की, भूलने की, अपने आप से लड़ने की, दूसरों को देखने की। तो कभी भी मैं छोड़ती नहीं थी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, चाहे वो जब इनिशिएशन स्टार्ट हुआ तो चाहे वो घर में शादी ब्याह होते हैं या फोक असेंबल, मेरा जो शुरू हुआ बाल भवन से हुआ, फोक डांस में, डांस थिएटर, फिर स्कूल के प्रोग्राम्स, फिर कॉलेज में। तो मतलब मैं करती चली कि डांस थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ी रही किसी न किसी रूप में, पोइट्री, डांस, म्यूज़िक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो था मेरा एक्सप्रेशन था वो डांस की तरफ था। तो जो मुझे लाया प्रोफेशनली 1986 में श्री नरेंद्र शर्मा जी के पास, हाँ, उनसे मेरा ये एक विधिवत, जिसे कहते हैं विधिवत, एक आधुनिक नृत्य की, जिसने कि मेरी सोच में और पंख लगा दिए, जिसे कहते हैं ना आर्ट इनिशिएशन, की आप अपने आप को, अपने आसपास को और भी डीपली देखो, रिस्पेक्ट करो और उसके साथ आगे बढ़ो। जो पीछे है, जो आगे है और जो उसके बीच में है, उनके बीच का ट्रांजिशन समझो। विधिवत शुरुआत आपकी, हाँ, नरेंद्र शर्मा जी के से हुई, जो खुद उदय शंकर के डिसाइपल थे, जो पायनियर ऑफ इंडियन कंटेम्प्रेरी डांस थे, जिन्होंने अर्ली 40s में इंडिया में अल्मोड़ा में अपना इंस्टीट्यूशन बनाया था अपना। तो उनके यहाँ उन्होंने सीखा 2-3 साल, फिर उसके बाद उनकी अपनी जर्नी रही, फिर मॉडर्न स्कूल में उन्होंने किया, उसके बाद और भारतीय कला केंद्र की पहली रामलीला को कोरियोग्राफ किया था, रामायण को। तो उनके ऐसे रहे कि उनके उसमें इप्टा, पारंपरिक नृत्य, आधुनिक, सब चीज़ों का समावेश ऐसे घुमा कि वो जब भी जो भी उनसे सीखने गया, मैं पहुंची जबकि उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट भूमिका के नाम से बनाया। तो जब मैं पहुंची, वो इन सब का मैंने पूरा एक, जिसे कहना चाहिए, बेस्ट ऑफ व्हाट ही हैड, आई वॉज मतलब प्रिविलेज्ड। मैं वो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं उस वक्त पहुँची जब वो सब ये सब स्पार्क सारा अपना निचोड़ वो भूमिका नाम की संस्था में बना रहे थे। तो वहाँ से मेरी जर्नी ये स्टार्ट हुई। जर्नी का पहला दिन ही मेरा था इम्प्रोवाइजेशन, और मतलब उसमें उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें कुछ आता है? मैंने कहा आप मुझसे करवा के देखिए।
तो एक वो नगाड़ा था, छाऊ ड्रम था, छाऊ ढोल था, उनके हाथ में स्टिक थी, बस वो ड्रम बजाते गए, सिचुएशन देते गए और मैं करती चली गई। वो मेरा पहला दिन था और मैं आज का दिन है 15 सितंबर 1986 और आज का दिन मैं नाचती जा रही हूँ, कराती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। आपको पिछले 36 वर्षों के अनुभव में ऐसा कौन सा कोई इंसिडेंट जो एक बिल्कुल यादगार लम्हा है, जो अभी भी आप याद करती हैं तो रोमांचित कर देता है आपको कला के क्षेत्र में? मैं बोलूँ ऑनेस्टली, जब तक मैं स्टेज पे बहुत रेगुलर परफॉर्मेंस करती थी, हर दिन, हर परफॉर्मेंस में, हर फाइनल रिहर्सल में मुझे वैसी ही रोमांच में मेरे वो नर्वसनेस भी और वो एन्जॉयमेंट भी, दोनों ही चीज़ रही हैं। ये कहना मुश्किल है कि वो ख़ास मौका कौन सा था। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप यू बिकम मी, आई बिकम यू, जब म्यूज़िक, डांस, ऑडियंस, जब सब लोग एक साथ मिल जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, ऐसे मोमेंट हुए हैं। मैं वर्ल्ड डांस डे पे परफॉर्म करी थी संगीत नाटक अकेडमी में, मुझे पता नहीं चला मैंने कब शुरू किया, कब एंड किया। बस मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ परफॉर्मेंस के बाद, जब मैं एकदम स्टैंडिंग ओवेशन था, क्लैपिंग हो रही थी। ऐसा मेरे ख्याल से मेरे साथ संगीत नाटक अकेडमी के शो में हुआ। एक बार मैं क्रोएशिया में थी, वहाँ पे मतलब मैं वर्लिंग वाला मूवमेंट करती थी एक, और उसके बाद एक सीक्वेंस आता था ग्रुप का, और फिर एंड में मैं ज्वाइन करती थी। अब इस ज्वाइनिंग में मुझे ना तो वो म्यूज़िक याद आ रहा है, ना मैं अपने आप को, शायद वही मोमेंट था कि मैं भूल गई हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। सो ये जो मोमेंट है, ये मतलब कभी कभी आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, आप भूल नहीं पाते। आपने नृत्य का प्रशिक्षण लिया है, योग का भी लिया है, मार्शल आर्ट्स का भी लिया है और कुछ पश्चिमी तकनीकों का भी लिया है। इसके पीछे का उद्देश्य, यानी नृत्य से मार्शल आर्ट, और ये जो मेरे गुरु का था कि फर्स्ट डे बोल दिया था कि फर्स्ट अनलॉक योर माइंड एंड बॉडी, देन गो इनटू एनी डिसिप्लिन। पहले अपने आप को खोलो, फिर उसके बाद किसी भी डिसिप्लिन में जाओ। तो पहले तो हमने बहुत अपने आप को ओपन किया, माइंड को, बॉडी को, एंड जो कनेक्शन होता है बिटवीन माइंड एंड बॉडी और उसके बीच का जो ट्रांजिशन होता है एक एक बॉडी के फ्रेम के साथ, वो करते 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 ये कहा कि एक कंपैरेटिव स्टडीज़ हम करते थे कि ये इंडियन स्टाइल्स हैं, ये वेस्टर्न स्टाइल्स हैं, जो मैंने कई बार इंडियन गुरु से, कई बार वेस्टर्न गुरु से इंडिया में ही सीखी करी। मीन्स एक एक स्टेप नहीं सीखा उनसे। कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी डिटेलिंग सीखें, जस्ट आप एक एनालिटिक स्टडी करते हैं या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो बहुत कुछ आप एसेंस समझ लेते हैं। और कई बार कई स्टाइल आपने सीखे नहीं हैं, जैसे मैंने कह सकती हूँ कथकली या कलरी पयट्टू या छाऊ या योगा, लीमो लबान, जब मैंने यहाँ पर समझने का कोशिश किया था, जब टुवर्ड्स एन ओपन टेक्निक एक वर्कशॉप हुआ था, अमेरिकन डांस फेस्टिवल ने कोलैबोरेट किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, संगीत नाटक अकेडमी के साथ। तो उस वक्त जो उनकी बेटी जॉन्स एक टीचर थी, 96 ईयर ओल्ड तक वो टीचर बन के रहीं टिल हर डेथ। तो उनकी नज़र से मैंने जब वो टेक्निक सीखी या वहाँ स्टडी की, तो मैंने पाया कि ये तो बहुत ही योगा के नज़दीक है, बस उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं ये बोलूँगी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव मतलब काफ़ी एनालिटिकल था, काफ़ी उसकी टर्मिनोलॉजी में एनहेंसमेंट था। हमारे उसमें वास्टनेस होती है कि आप अगर कथकली में एक सामने आप को दिखाना है कि सामने पहाड़ है, तो आप नज़र से साइलेंट मोड पे आप बस देखते 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 सामने वाले की आँख ट्रेन होनी चाहिए कि वो आपकी आँख की डेप्थ, आँख की दूरदर्शी पहचान पाए, तो वो समझ पाएगा कि आपने आँख से ही एक पहाड़, एक पर्वत, एक रावण, एक राम बना दिए हैं। हाँ, वो वास्टनेस होती है।
और जो वेस्टर्न कॉलेज उसमें है, उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों की डिटेलिंग के साथ, टर्मिनोलॉजी के साथ, वो उनकी एक कोडिफाइड लैंग्वेज होती है। तो इन दोनों के सम्मिलन जब हो जाता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके काम में क्या फ़र्क आ गया है। और मुझे लगता है कि ये आदान प्रदान उदय शंकर के टाइम से ही शुरू हो गया था। और मेरे लेवल पे मेरा जो मेन इसमें ब्रेक हुआ है कि जो मुझे मिला, अमेरिकन डांस फेस्टिवल रेजिडेंसी प्रोग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 1993 में नॉर्थ कैरोलिना में। तो वहाँ पे जब ये लिमोन टेक्निक्स हैं जो बहुत ही आप लगेगा कि 360 के एंगल पे कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो क्रिएटिव मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे अपने मूवमेंट्स होते हैं, उसी को लेके उन्होंने उसको बस कोडिफाई कर दिया। तो जब मैंने वो किया मुझे लगा कि मेरा और इन्हेंसमेंट हो गया। तो ये जो मैं कह रही हूँ आपसे कि वेस्टर्न, ईस्टर्न, इवन फोक, कुछ भी, थिएटर, फोटोग्राफी, ये सब चीज़ें आपके पर्सपेक्टिव को इन्हेंस करती है, आपके वजूद को, आपकी दिशा को और क्लियर करती है। इसलिए ये ज़रूरी है सबके साथ आप जुड़ें और सीखते रहें, हमेशा सीखें। सोचें कि आप सीख रहे हैं, हमेशा सोचें आप चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। जैसे मेरा आजकल कई बार मन करता है कि मैं अचानक से फिर से एक बार अपने म्यूज़िक रिवाइव करूं, या अपना कुछ नहीं है तो मैं कलरी गुरुजी को बोलूँ आके कि आइए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट माय वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ। जैसा कि आप अपनी नृत्य शैली में अभिव्यक्तियों को, अपने भावों को प्रकट करते हैं ताकि दर्शकों को भी समझ में आए वो कि आप किसी पहाड़ की संरचना बता रही हैं, राम बता रही हैं, रावण बता रही हैं। बहुत कठिन होता होगा ये सारे एक्सप्रेशन को फेस पर लाना, उन्हें अभिव्यक्त करना। कैसे अपने शिष्यों को आप उसके प्रति और उसकी प्रैक्टिस के प्रति मतलब और ज़्यादा क्या आप और इम्प्रूवमेंट इसमें लेके आओ? अभी इसको मैं ऐसे बोलूँगी, इसको पॉजिटिव नोट पे बोलूँ, आजकल का सिनेरियो काफ़ी बदल गया है और टेक्नोलॉजी आ गई है, जेन ज़ी जनरेशन है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो इसकी सार्थकता, इसकी प्रासंगिकता बदल गई है फॉर द टाइम बीइंग। सो लेट अस एक्सेप्ट दिस कि अभी यहाँ डाउन से स्टार्ट करके वो ऊपर देखना, वो मुझे मतलब रोमांच देता है। अगर वो मेरे शिष्य जो भी उतने ही पारंगत है टेक्निकली, उनको जब आज आप परफॉर्मेंस देखेंगे आपको दिखाई देगा कितना उनका इसमें परिश्रम है, कितनी लगन है। लेकिन यही चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अभी वो वाली लगन, वो वाली शामिल नहीं है। तो मैं भी इसमें फोर्सफुली सिखाती नहीं हूँ, मैं वहीं चल रही हूँ जहाँ पे फ्लो चल रहा है, तो उसी को लेके उसकी और एक्सटेंशन हो रही है। जो ये चीज़ें हैं जब मेरे ऊपर आती है, जब मुझे अपनी परफॉर्मेंस करनी है या मुझे पर्टिकुलरली वो छोटा एक पीस या एक डुएट क्रिएट करना है, मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, देन आई विल वर्क ऑन। अदरवाइज आई डोंट, मैं उसमें टाइम खपाती नहीं हूँ कि ये अभी ज़रूरत नहीं है। दिखाई देता है कि ना तो ऑडियंस को अभी उस तरह से ज़रूरत है, नहीं परफॉर्मर्स को, उनके पास और बहुत सारे वास्ट एरिया खुल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये मतलब मेरी अपनी है, मैं ये नहीं कह रही यही सही है, पर आज मैं ये आपसे ये कह रही हूँ, कल जो कहूँगी उसका कुछ और परिष्कृत रूप होगा। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रस्तुतियाँ दी हैं। आपको कैसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारतीय कला, संस्कृति, परंपरा को दर्शाना वहाँ के दर्शकों के प्रति कितनी निकटता साबित करता है? एक तो है कि जो मैं देख कर बोलती हूँ, एक है जो मैंने जाकर देखा है, उनके साथ परफॉर्म किया है। अभी जो रिसेंट था ICCR के अंडर में, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के प्रोग्राम में युवा द स्पिरिट ऑफ इंडिया करके, इंडिया कल्चर डेज करके एक उनका प्रोग्राम है अब्रॉड। तो उसमें हमने तकरीबन 9 शोज़ और 3 वर्कशॉप किए थे। तो वहाँ पर मतलब एक वहीं नहीं, मैंने ये जर्मनी में भी किया, यूरोप में भी किया, पोलैंड में भी किया, फ्रांस में भी किया, अमेरिका में भी किया। लेकिन एक ही चीज़ कॉमन है कि सब जितने भी हैं, जब लेमैन होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, जो कॉमन मैन जो होता है,
बहुत 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 प्यार करते हैं इंडियन कल्चर को, इंडियन डांस को, इवन बॉलीवुड डांस को, और योगा से लेके फोक से लेके उनके मन में हम लोग ऐसे लाइक ए गॉडेस, गॉडेसेस जैसे। तो वहाँ इमोशनल भी हो जाती हूँ मैं और अच्छा भी लगता है। ऐसा भी हुआ कि वर्कशॉप का टाइम नहीं मिल रहा है या सुबह का समय है और शाम को परफॉर्मेंस है, तो आर्टिस्ट अगर उनके साथ वर्कशॉप करेंगे तो मेरा होता था काम, मैं सुबह से लेके 12 बजे से लेके 3 बजे तक आर्टिस्ट के साथ वर्कशॉप किया, फिर 1 घंटा चेंजिंग का टाइम दिया, फिर उसके जो 1 घंटा चेंजिंग का टाइम है उसमें उनके साथ योगा, फोक, इंडियन कंटेम्प्रेरी डांस का एक रियाज़ किया, शेयरिंग किया उनके साथ। तो ये सब जो शेयरिंग है वो किस लिए हो पाई, जिसमें कि डांसर्स थे, स्टूडेंट्स थे, लेमैन थे, जो जानते ही नहीं हैं इंडिया को, वो लोग थे। और मतलब वही नहीं, इसमें इवन कई म्यूजिशियंस थे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, उसके बाद मैं जस्ट बता रही हूँ कि कैसे मैंने कुछ क्रिएट किया, उसने म्यूज़िक से किया, फिर मैंने उसके बाद म्यूज़िक से करवाया। उसके बाद कुछ थे जिनको कुछ भी नहीं था, तो उनके साथ पूरा म्यूज़िक, डांस, योगा के साथ उनके साथ इनिशिएट किया, कुछ नया ही करते चलेगा एक एक ग्रुप के साथ। तो वी जस्ट समटाइम्स वी डोंट स्पीक इवन, हम बोलते नहीं हैं, वी जस्ट शेयर थॉट्स थ्रू आइज़। मुझे लगता है कि कई बार लगता है इंडिया आके कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग ज़्यादा महसूस करते हैं, ज़्यादा कद्र करते हैं, हम लोग अपनी इतनी कद्र नहीं करते। आपकी कोरियोग्राफी होती है धार्मिक, सामाजिक या पर्यावरण हो गया या नारी सशक्तिकरण जैसे रचनात्मक विषयों पर आधारित होती है। सबसे ज़्यादा आनंद आपको किस विषय पर आता है कि नहीं मुझे नारी सशक्तिकरण पर काम करना है, या मुझे पर्यावरण की प्रस्तुति ज़्यादा दिल के करीब है? देखो, एक होता है जब आप सोशल होते हो ना, जब प्रोफेशनल नहीं होते, तो बीइंग ए वुमन आई मे एन्जॉय, मैं एन्जॉय करूँगी, खुशी महसूस करूँगी अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट पे या बच्चों के ऊपर करूँगी। लेकिन वंस यू बिकम प्रोफेशनल ना, तो आप अपनी हर कृति के साथ ना जुड़ते चले जाते हो, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और सोशली, उसके आप जुड़ते चले जाते हो। आप सोचते हो कि मैं किस ऑडियंस के लिए टारगेट कर रहा हूँ। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरी ऑडियंस कौन है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वही होते हैं, वही मेरे ईश्वर हैं, वही मेरे आराध्य हैं। तो वहाँ पर क्या है, जैसे अभी ये यहाँ पर जो उज्जैन में आदि अनंत कर रहे हैं, शिव का सोच के मेरे पास और भी प्रोडक्शन थी, महाभारत से ऊपर के थी, एक राम की शक्ति पूजा जो साहित्य से निराला जी की पोइट्री पे है वो भी थी। लेकिन यहाँ पे मैं जानबूझकर आदि अनंत किया, मैं यहाँ पर ये इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नगरी में इससे अच्छा और क्या होगा कि मैं अपनी तरफ से आदि अनंत करूँ, जहाँ शिव के साकार निराकार दोनों रूप हैं, इसमें तीनों कहानियाँ उनके ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर है। तो यहाँ के लोगों को सोच के, तो फिर भी अगर अचानक से कुछ अगर ऐसा होता घटता है और मुझे अचानक से वो कुछ करना पड़ता है, तो एक फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मुझे वो महसूस होता है कि काइंड ऑफ कि हाँ, ये मेरी तरफ से मेरा एक गुस्सा रिलीज़ हो रहा है। जैसे एसिड अटैक था जिस साल ये हुआ था 2012 में, उसी तरफ मुझे पावर ग्रिड से आया कि आप कुछ करना चाहेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, कुछ भी सोशल थीम। तो मैंने उनको कहा कि एसिड अटैक। पहले वो थोड़ा डर रहे थे, मैंने कहा नहीं एसिड अटैक, इतना स्ट्रांगली बोला कि वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमें यही प्रोडक्शन करनी चाहिए। एक्चुअली मैं उनके लिए नहीं कर रही थी उस वक्त, मैं अपने लिए कर रही थी। आई वॉज टोटली डिस्टर्ब दैट टाइम, 2011-12 की बात है, हाँ तब की बात। लेकिन एक फेज़ होता है। आधुनिकता के इस युग में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित विक्रमोत्सव का आयोजन, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, और बहुत बड़ा स्वरूप इसका आपको यहाँ देखने को मिलता है। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के कलाकार यहाँ से जुड़े होते हैं। आपके अनुसार आपको क्या लगता है, चूँकि आपने इतने कार्यक्रमों की प्रस्तुति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर चुकी हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आयोजन इस कला के इस क्षेत्र में कितना महत्व रखते हैं?
मैं तो पूरी तरह से भाव विभोर हूँ इस नगरी में आके, और जिस तरह के ये चयन हो रहे हैं, ये रचना हो रही है, ये प्रयोग हो रहे हैं विक्रमादित्य के, मतलब उनके आने और जाने के बीच में जो एक खाई सी आ गई थी, और वो खाई के ऊपर पुल बन रहा है, और उस पुल पे हम लोग शामिल हो रहे हैं। मेरी जनरेशन और मेरे से आने वाली जनरेशन के लिए रास्ते बहुत खुल रहे हैं। ये खाली विक्रमादित्य की चीज़ों को लेके नहीं है, उनकी सोच को लेके आगे बढ़ने के लिए, मतलब एज ए सिटीज़न मुझे लगता है ये हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति है, जहाँ पे मतलब ये अब उज्जैन नगरी, विक्रमादित्य नगरी सिर्फ नगरी नहीं रह जाएगी, ये एक चेतना, परंपरा और दिव्यता का जिसे कहते हैं ना, उसका स्पंदन, जीवंत स्पंदन, वो बनकर आएगी और आ रही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जुड़ना इससे। मैं ये नहीं कह रही मैं पहले से क्यों नहीं जुड़ी, ये आगे क्या होगा, मैं अब जुड़ गई हूँ और आगे से जुड़ी रहूँगी। भारत विक्रम श्रृंखला संवाद के माध्यम से आप कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कलाकारों को संदेश यही देना चाहूँगी कि जो इसमें शामिल है, हम सब बहुत आभारी हैं और सब जुड़े इसमें। कलाकारी नहीं, जितने भी आयोजक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप हमको जोड़िए, देखिए, हमको बुलाइए, नित नए नए प्रयोग कीजिए। ये जो है ये सांस्कृतिक राजधानी है जी। और इस पर अगर ये काम हो रहे हैं तो ये आगे जाके हमको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमें एक और धरोहर के रूप में हमें इसकी प्रस्तुति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने अपना वक्त हमें दिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी हमारे बीच संगीता शर्मा जी, जिन्होंने आज अपने अनुभव हमसे साझा किए। भारत विक्रम की संवाद श्रृंखला में आप सभी जुड़े रहिए, आगे आपको परिचित कराएंगे ऐसे ही किसी विशेष कलाकार से। तब तक के लिए नमस्कार।